जब भी आप दुकान पे कपड़े लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, ब्लू जीन्स के साथ मुझे व्हाइट टी शर्ट या शर्ट चाहिए। कॉटन का कपड़ा होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है। ठीक इसी तरह हमारे साथ एक डॉक्टर है जिनके पास लोग आते हैं और कहते हैं मुझे एक बच्चा चाहिए। जी हाँ, मुझे बच्चा चाहिए, वो ऐसा कि उसकी ब्लू आंखें हो, बाल घुंघराले हो, उसके जो लुक्स हो वो बहुत अच्छे हो, इसके साथ ही उसमें कोई डिसऑर्डर ना हो। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम आईवीएफ को बात कर रहे हैं। हमारे साथ बंसल हॉस्पिटल की आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्यांशी मिश्रा हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम से हम जानेंगे कि आईवीएफ क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आईवीएफ होता क्या है, बहुत सरल भाषा में, इससे हमारे ऑडियंस समझ सके। जी, तो आईवीएफ की प्रक्रिया में बेसिकली हम एक कपल के एग और स्पर्म को लेकर लैब में बेबी बनाते हैं, जिसे कि हम एम्ब्रियो कहते हैं, और इस एम्ब्रियो को वाइफ के यूट्रस में रख के फिर प्रेगनेंसी देते हैं। तो ये आम भाषा में आईवीएफ की प्रक्रिया होती है। मैम, आईवीएफ और सरोगेसी को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या सिमिलर होता है या अलग होता है। प्लीज ये भी डाउट हमारे ऑडियंस का क्लियर करिए। तो आईवीएफ और सरोगेसी दोनों में शुरू के स्टेप सेम होते हैं, मतलब कि हम कपल के ही एग और स्पर्म को लेके जो एम्ब्रियो बनाते हैं वहां तक का प्रोसीजर कॉमन है। लेकिन आईवीएफ की प्रक्रिया में हम वही एम्ब्रियो को वाइफ के यूट्रस में रखते हैं और सरोगेसी में उस एम्ब्रियो को एक सरोगेट मदर नाम की महिला के यूट्रस में रखा जाता है, जो कि जन्म देने के बाद बच्चा उस कपल को हैंडओवर कर देती है। ओके तो ये उन कंडीशंस में हम करते हैं जिसमें कि मतलब मदर जो है, यानी कपल में जो वाइफ हैं, उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकती, या जैसे उनका यूट्रस नहीं है, या यूट्रस अगर है भी तो यूट्रस की परत में प्रॉब्लम है, या बेसिकली वो प्रेगनेंसी कैरी करने के लायक नहीं है, तब इन कंडीशंस में सरोगेसी की जरूरत पड़ सकती है। मैम, किन लोगों को आईवीएफ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है या किन लोगों को कराने लोग आते हैं आपके पास अक्सर? जी, आईवीएफ जनरली वो लोग कराने आते हैं जिनमें हस्बैंड के पैरामीटर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्पर्म्स बहुत ज्यादा कम नंबर्स में हो, या उनकी गतिशीलता बहुत कम हो, या स्पर्म काउंट नील हो। बाकी कुछ महिलाएं जिनके एग काउंट बहुत कम होते हैं, या जिनकी एज 35 के बियॉन्ड है और बाकी सारा कराया हुआ ट्रीटमेंट फेल हो गया है, ऐसे लोग भी जनरली आईवीएफ के लिए ऑप्ट करते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होता है, क्योंकि नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फेलोपियन ट्यूब्स का फंक्शनिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे कॉमन इंडिकेशंस आईवीएफ के होते हैं। ओके मैम, जो आईवीएफ की पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें कितना वक्त लगता है? आईवीएफ की प्रोसेस में पीरियड्स से स्टार्ट होती है ये प्रोसेस, और शुरू के जो 10 to 15 डेज का टाइम होता है उतना समय लगता है इंजेक्शंस के लिए, और इंजेक्शंस के बाद जो पिकअप की प्रक्रिया होती है वहां तक के लिए। फिर एक बार जब पिकअप हो जाता है फिर हम लैब में एम्ब्रियोज बनाते हैं और उन एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख लेते हैं। फिर ये फ्रोजन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर जिस भी साइकिल में महिला चाहे उस साइकिल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर की प्रक्रिया में एंडोमेट्रियम बना के ट्रांसफर करने तक के टाइम में यूजुअली 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। ओके मैम, जैसे आपने बोला कि जिस भी वक्त में महिला चाहे, तो मेरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि यूजुअली हमारे भारत देश में अक्सर देखने को मिलता है मुहूर्त देखा जाता है, तिथि देखी जाती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में बहुत आसान हो जाता है कि वो कोई सा मुहूर्त और तिथि डिसाइड कर लें कि मुझे इस तारीख में और इसी उसमें चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, ये किया जा सकता है। अच्छा, अगर वो कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ट्रांसफर चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनकी साइकिल को इस हिसाब से रेगुलेट करें कि उनका ट्रांसफर हम उनके मर्जी के हिसाब से कर सकें। मैम, आईवीएफ का जो बोला जाता है आईवीएफ, तो क्या वो 100% है कि वो सक्सेसफुल ही होता है? आईवीएफ की प्रक्रिया का रिजल्ट जो है वो 10% से लेके 60% तक वेरी कर सकता है, और वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि सबसे पहले एग की क्वालिटी क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, फिर तीसरा यूट्रस की क्वालिटी कैसी है, मतलब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो कैसी है, फिर चौथा महिला का ओवरऑल मतलब बॉडी का स्टेटस कैसा है, उनको कोई और बीमारी है क्या, कोई सर्जरी की हिस्ट्री है क्या, बहुत सारी कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। ओके मैम, आईवीएफ को लेके ना आज भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, गलत फहमियां होती हैं। तो अक्सर ऐसा डॉक्टर, आपके पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो आपको कुछ ना कुछ डाउट में डाल देते हैं, तो ऐसे कौन से डाउट हैं जो लोगों को गलत फहमियां होती है, तो प्लीज उन्हें दूर करिए। सबसे कॉमन गलत फहमी इसको लेके ये रहती है कि हमारे अंदर किसी और का एम्ब्रियो रख दिया जाएगा, जो कि एक्चुअली कभी किया नहीं जाता है, क्योंकि जब भी हम एक एम्ब्रियो बनाते हैं तो फिर हम कपल से हमेशा सिग्नेचर लेते हैं कि हम आपके स्पर्म और आपके एग ही लेकर एम्ब्रियो बना रहे हैं। और यदि किसी केस में हमने
उन्होंने डोनर यूज किया है, मान लीजिए डोनर का एग या डोनर की स्पर्म की आवश्यकता पड़ी है, तो वो हमेशा कपल को इन्फॉर्म करके उनका सिग्नेचर लेके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, उसके बाद ही ये प्रक्रिया की जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना बताए उनके किसी और के एम्ब्रियो या कोई और हमने स्पर्म या एग यूज कर लिया, ऐसा कभी भी बिना कपल के इन्फॉर्मेशन के नहीं होता है। ओके मैम, आईवीएफ में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान रखना बेहद जरूरी है? आईवीएफ की प्रक्रिया में ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको जो सक्सेस रेट बताया गया है आप उसको समझ के आगे बढ़ें। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कई बार एक ट्रांसफर में नहीं भी प्रेगनेंसी आ पाती है, तो बहुत ज्यादा हताश हो जाने की बात नहीं है, क्योंकि ये 2-3 बार तक ट्रांसफर्स अपन आराम से कर सकते हैं। और अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड अवॉइड करें, एंड ऑफ कोर्स हेल्दी ईटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों का ध्यान। मैम आपने हेल्दी ईटिंग के बारे में बात करी, जैसे कि आज की जनरेशन और लाइफ स्टाइल हो गई, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का कल्चर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, वो मेल फीमेल दोनों ही करते हैं। तो उस कंडीशन में आईवीएफ की प्रोसेस में क्या कोई दिक्कत आती है? हाँ, या किस पेशेंट के लिए कोई सलाह होती है जो आप चाहते हैं दे? जी, जब भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या रिक्रिएशनल ड्रग्स की बात होती है तो फिर इससे ऑफ कोर्स पूरे शरीर को नुकसान होता है, और क्योंकि जो जर्म सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके ऊपर डैमेज होना बहुत ऑब्वियस है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा एक माइक्रोप्लास्टिक्स भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक के कंटेनर्स में पानी पीना, प्लास्टिक के कंटेनर्स माइक्रोवेव करना, ये सारी चीजें भी माइक्रोप्लास्टिक्स के इंटेक को बढ़ाते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एग और स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। ओके मैम, इसके साथ ही एक सवाल मेरा इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो स्मोकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई महिला या कोई पुरुष स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कितने महीने या कितने दिन पहले छोड़ देना चाहिए जब वो बेबी प्लान कर रहा हो? एटलीस्ट 1 साल पहले। एटलीस्ट 1 साल पहले इसको छोड़ देना चाहिए। ये और वैसे तो कभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है और उसमें बहुत दिक्कत भी आती है। मैम कई बार बोला जाता है जिसको पीसीओडी है, जिसको डायबिटीज है, तो क्या उन महिलाओं को दिक्कत आती है बेबी प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग करने में? और आईवीएफ के थ्रू फिर वो कर रहे हैं तो उसमें भी इशू आता है? हाँ जी, आ सकता है। जैसे आपने 2 कंडीशंस बोली हैं, पीसीओडी और डायबिटीज। पीसीओडी के केसेस में क्योंकि एग का काउंट ज्यादा रहता है, तो और उसमें कई बार ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, तो ऐसी महिलाओं को यूजुअली पीरियड्स डिले होके आते हैं, इररेगुलर पीरियड्स की हिस्ट्री होती है, तो इस वजह से क्योंकि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। और जब इनमें हम आईवीएफ करते हैं तो कई बार हाइपर स्टिमुलेशन होने का रिस्क होता है, बट आजकल आईवीएफ बहुत सेफ है। आजकल के जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये हाइपर रिस्पॉन्डर के लिए भी बहुत सेफ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। तो अब जो OHSS फ्री क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, मतलब अब OHSS ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलता है, तो एज सच ये भी सेफ है। और डायबिटीज का जहाँ तक सवाल है, पहले हमें डायबिटीज को कंट्रोल करके लाना चाहिए, क्योंकि HbA1c का लेवल मतलब 6.5 से कम होना जरूरी है, आइडियली 5.7 से कम होना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। ओके मैम, इसके साथ ही आईवीएफ की प्रोसेस में कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि ये सवाल आम जनता से लेके पूरी ऑल ओवर जनता की अगर बात करें, ऑडियंस की बात करें, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इसका आईवीएफ नाम सुनकर ही लोगों को लगता है कि यार बहुत कॉस्टली सिचुएशन, मतलब प्रोसेस होगी, तो प्लीज हमारे ऑडियंस को चीज क्लियर करिए आप। आईवीएफ में टोटल खर्चा मतलब इंजेक्शंस को मिला के, पिकअप की प्रक्रिया को मिला के, जो हम लैब में एम्ब्रियो बनाते हैं वो मिला के, प्लस पहली बार बच्चा रखने तक यूट्रस के अंदर, वहां तक के टोटल खर्चा नियरली 1,50,000 से लेके 2 लाख की रेंज में आता है। ये रेंज इसलिए बताया जाता है क्योंकि इंजेक्शंस का डोज सब में अलग अलग हो सकता है, किसी को कितने डोज में कितने दिनों में इफेक्ट आया है वो 2 महिलाओं में डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए 1.5 से 2 लाख तक का इसमें खर्चा आता है। वो खर्चा ज्यादा इसलिए है इसमें क्योंकि हमें बहुत हाई क्वालिटी के इंजेक्शन यूज करने पड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस भी यूज करने पड़ते हैं, और जो मीडिया और सारे डिस्पोजेबल्स इसमें यूज होते हैं, ये सारे बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, तो इसीलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा खर्चा आता है। ओके मैम, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ बाप के लिए उनका बच्चा, तो आईवीएफ से जन्म लेने वाले बच्चे कितने हेल्दी होते हैं, कितने स्वस्थ होते हैं? आईवीएफ से जन्म लेने वाले बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। अभी तक की जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें यही पता चला है कि सब लोग बिल्कुल नॉर्मल जैसे बाकी लोग होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। एज सच कोई बहुत ज्यादा मतलब एज सच कोई एबनॉर्मेलिटी पर्टिकुलरली आईवीएफ वाले बच्चों में आती हो, वैसा नहीं देखने को मिला। हम लोग कंपेयर भी करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है वो बच्चे के कंपैरिजन में जो आईवीएफ वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा एक्टिव और ज्यादा होनहार लोग कहते हैं, तो क्या सच में ऐसा है या मिथ है लोगों का?
बच्चे तो जनरली पेरेंट्स का कैसा जेनेटिक मटेरियल है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्लस वो पेरेंट्स की एज क्या थी प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम पे, ओवरऑल बच्चे टर्म थे, प्री टर्म थे, इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है। थैंक यू मैम। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेलिंग के साथ जाना है, जो जनता के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आईवीएफ है क्या, आईवीएफ की प्रोसेस क्या है, आईवीएफ में कितना खर्च आता है। ये अमूमन हर लोग ये सवाल पूछते हैं और थोड़ा सा उनको डर भी लगता है, लोगों को हल्का सा डर भी लगता है आईवीएफ में जब वो कराने जाते हैं, क्योंकि लोग इतना उसके बारे में जानते नहीं। लेकिन हमारा साइंस जो है वो आगे बढ़ गया है काफी हद तक, और इसी के प्रोसेस में अब जो पहले होता था कि बच्चे करना, बच्चे की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, कई माँ बाप बच्चे के लिए मंदिर मस्जिद में जाके मन्नत मांगते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपल आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए और उनसे अपनी बातें बताइए, तो इससे आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, और जो फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे हैं वो भी उसका हो जाएगा। कैमरामैन आपके साथ मैं अंजलि भोपाल।